गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। पिछली वीडियो में मैंने आपको औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई और इसके अलावा औद्योगिक क्रांति का आरंभ, स्वरूप एवं प्रगति के विषय में बताया था। आज हम लेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव एवं परिणाम। पहला है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में भी फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन एवं वाणिज्य में अपूर्व वृद्धि। औद्योगिक क्रांति का एक प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि औद्योगिक मिलों एवं कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़ी शीघ्रता से, अधिक कुशलता से एवं बड़ी मात्रा में होने लगा। इन उत्पादित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की आवश्यकता ने व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों को अपूर्व प्रोत्साहन दिया। दूसरा है कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। औद्योगिक उत्पादन में मशीनों के प्रयोग एवं उनसे निर्मित सस्ती वस्तुओं ने घरेलू कुटीर उद्योग धंधों का विनाश कर दिया और बहुत से कुशल कारीगर बेरोजगार हो गए। इंग्लैंड से आने वाले सस्ते कपड़े ने भारतीय कुटीर उद्योगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। तीसरा है नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का कस्बों एवं नगरों की ओर प्रव्रजन शुरू हुआ। नगरों एवं नगरीकरण का अभूतपूर्व विकास प्रत्यक्षतः औद्योगिक क्रांति की देन था। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स एवं शेफील्ड, जो कभी छोटे कस्बे थे, बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए। और चौथा है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। औद्योगिक क्रांति ने एक नए प्रकार के पूंजीवाद को जन्म दिया जिसे औद्योगिक पूंजीवाद या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व व्यापारिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हो चुका था, लेकिन उस समय पूंजी का उपयोग व्यापार के विस्तार के लिए किया गया। औद्योगिक पूंजीवाद से तात्पर्य यह था कि उद्योगों में पूंजी निवेश से अधिकाधिक लाभ अर्जित किया जाए और पुनः उस पूंजी से नवीन लाभप्रद उद्योगों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट, दूसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम। इसमें पहला पॉइंट है श्रमिक वर्ग का उदय। औद्योगिक प्रगति के साथ ही समाज में एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ जो क्रमशः समाज का एक वृहद घटक बन गया। यह वह श्रमिक वर्ग था जो एक निश्चित मजदूरी के बदले औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मिलों, कारखानों, रेलवे आदि में कार्य करता था। इन श्रमिकों की स्थिति औद्योगिक क्रांति से पहले के श्रमिकों से भिन्न थी। नए औद्योगिक श्रमिक कुछ निश्चित घंटों के श्रम के बदले में एक निश्चित धनराशि के रूप में मजदूरी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, दूसरा है श्रमिकों की समस्याएं, आर्थिक शोषण एवं अस्वस्थ परिवेश। यह औद्योगिक क्रांति का एक दुखद पक्ष था कि अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा मालिकों का रवैया श्रमिकों के प्रति शोषणात्मक ही रहा। श्रमिकों को प्राय 12 से 15 घंटे तक कारखानों में कार्य करना पड़ता था। उसकी एवज में उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। महिलाओं और बच्चों को भी काम पर जोत दिया जाता था और उनसे उनकी क्षमताओं से अधिक काम करवाया जाता था। श्रमिकों के लिए उचित आवासों की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें गंदी बस्तियों एवं मलिनवासी यानी स्लम्स की अत्यंत असुविधाजनक एवं स्वास्थ्य घातक परिस्थितियों में रहना पड़ता था। तीसरा है नए औद्योगिक बूर्जुआ वर्ग का वर्चस्व। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में एक नए औद्योगिक बूर्जुआ वर्ग का जन्म हुआ। इस वर्ग में मिलों, कारखानों, खानों एवं अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिक आते थे, जिनमें से अनेक लोग पुराने मध्यम वर्ग से संबंध व्यापारी, बैंकर आदि थे। नए औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के उत्कर्ष से पुराने भूसामंती कुलीन वर्ग का प्रभाव क्रमशः कम होता चला गया। और चौथा है सामाजिक संबंधों के नए आर्थिक संदर्भ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के सामाजिक संबंधों के आधार सूत्र बदल गए। संबंधों के परंपरागत, भावनात्मक, कुलपरक, जाति मूलक आधार टूटने लगे। आर्थिक मापदंड संबंधों का मुख्य सूत्र बन गया। अर्थमूलक चेतना ने परंपरागत संयुक्त परिवार प्रथा को भी समाप्त प्राय कर दिया। यह औद्योगिक क्रांति की एक त्रासदी थी कि इससे उत्पन्न समृद्धि का अधिकांश लाभ पूंजीपतियों के हिस्से में चला गया और उत्पादन प्रक्रिया में बराबर के भागीदार श्रमिकों को इसका सम्यक लाभ नहीं मिल पाया। नेक्स्ट, तीसरा है राजनीतिक परिणाम। पहला है इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की मांग। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक लोकतंत्र की मांग बढ़ गई। बहुत से देशों में राजतंत्रात्मक सरकारें थीं जिन पर पुराने भूस्वामी, सामंतों या कुलीनों का नियंत्रण था। औद्योगिक क्रांति ने समाज में मध्यम वर्ग एवं औद्योगिक बूर्जुआ वर्ग को प्रमुख स्थान प्रदान किया। यह वर्ग राजनीतिक प्रभाव का आकांक्षी था और अपनी समृद्धि के बलबूते पर राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में सक्षम भी था।
इस वर्ग ने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र की शक्ति को तोड़ने तथा प्रजातंत्र को स्थापित करने की दिशा में संघर्ष आरंभ कर दिया। इस संघर्ष में उन्होंने श्रमिक वर्ग के साथ मिलकर पुराने भूस्वामी कुलीनों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा गठित कर लिया। ये संयुक्त मोर्चा उस समय तक के लिए ही था जब तक कि नए बुर्जुआ वर्ग को राजनीतिक विजय नहीं मिल गई। दूसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद एवं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धाएं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस प्रगति को देखकर यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों में भी औद्योगिक प्रक्रियाओं से लाभ कमाने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। इन देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, जिसका अर्थ था राष्ट्रीय एकता एवं चेतना का आर्थिक लाभों के लिए उपयोग। ब्रिटेन की तीव्र औद्योगिक प्रगति का एक कारण उसका बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। यूरोप के देशों में 19वीं शताब्दी के अंतराल में नए उपनिवेशों को प्राप्त करने की होड़ लग गई। औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी विभत्स परिणति प्रथम महायुद्ध के रूप में हुई। और तीसरा है श्रमिक आंदोलन। श्रमिकों ने अपनी स्थितियों को में सुधार के लिए राजनीतिक संगठन बना लिया और अपने हितों की कानूनी सुरक्षा के लिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में विभिन्न फैक्ट्री अधिनियमों यानी फैक्ट्री एक्ट्स द्वारा श्रमिकों की स्थिति में आंशिक सुधार किया गया। 1824-1825 के फैक्ट्री अधिनियमों ने इंग्लैंड में श्रम संघों यानी लेबर यूनियंस को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी। 1875 में फ्रांस ने भी श्रम संघों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। 1867 के सुधार अधिनियम द्वारा उन्हें राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति भी हुई। और चौथा है वैचारिक परिणाम। इसमें फर्स्ट है आर्थिक उदारवाद। इस विचारधारा का विस्तृत प्रतिपादन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। इस विचारधारा के अनुसार आर्थिक गतिविधियों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते रहने दिया जाना चाहिए और उन पर किसी प्रकार के कृत्रिम प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। इस विचारधारा का आदर्श था लेजिस्फेयर अर्थात अहस्तक्षेप। यह विचारधारा औद्योगिक क्रांति के विकास को स्वस्थ मानती थी। उद्योगपतियों के लाभ, मजदूरों की स्थिति आदि सभी को। पूंजीपतियों ने आर्थिक उदारवाद के सिद्धांत का बहुत स्वागत किया। और दूसरा था समाजवाद। समाजवादी विचारधारा का जन्म स्पष्टतः औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न श्रमिकों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास है। समाजवाद के विचार को व्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने प्रस्तुत किया। इन दोनों विचारकों का मानना था कि उत्पादन प्रक्रिया से मिलने वाले लाभ के मुख्य कारक या स्रोत श्रमिक यानी सर्वहारा वर्ग है। अतः उत्पादन प्रक्रिया एवं उससे मिलने वाले लाभों पर श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का अधिकार होना चाहिए। समाजवादी विचारधारा शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गई।